तो लेस डिफिकल्ट लेस क्रिटिकल वर्क है। वहीं पे जब मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे जहां पे बर्नआउट लिखा हुआ है, ये वाला जो सेक्शन है वो बेसिकली मेरे वो टास्क है जो कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स की स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नया प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बड़ा B2B डील क्रैक करना है। ये डिफिकल्ट टास्क है, कंपनी के ग्रोथ के लिए क्रिटिकल भी है। और अगर मैं इस एरिया में देखूं, नीचे वाला सेक्शन देखूं, एबिलिटी वाला जो सेक्शन है, एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, अगर आप स्टार्टिंग का फेज देखो जहां पे इन एंड आउट अगेन रेड सेक्शन है, वहां पे इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय है उसका एबिलिटी, काम करने की क्षमता कम है, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल वर्क नहीं करने वाला पर्सन है। ही इज समबडी जिसका काम करने का कैपेबिलिटी नहीं, ही इज नॉट दैट स्किल्ड। वॉचमैन को आप सीईओ के चेयर पे नहीं बिठा सकते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट देन अगेन वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए नहीं है वो पर्सन। और यहाँ पे अगर आप जैसे एबिलिटी वाले सेक्शन में आप राइट की तरफ आते जाओगे, उतना आप क्या समझ रहे हो कि एबिलिटी इंक्रीज होगा, राइट? जितना राइट में जाते जा रहे हैं हम लोग, उतना उस पर्सन का एबिलिटी हाई। तो एक सिंपल सा चीज समझते हैं हम, ये जो रेड वाला सेक्शन है ना, उस पर हम क्या बोल रहे हैं कि कोई ऐसा काम है जो लेस क्रिटिकल लेस डिफिकल्ट है, कोई साफ सफाई वाला काम, पोछा मारना है, गेटमैन का काम है, वो डिफिकल्ट भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं। इसमें मैं लेस कैपेबल पर्सन को बैठा सकता हूँ। कोई भी 8 पास के पर्सन को मैं 2 दिन के लिए ट्रेनिंग दे दूंगा, हाँ भाई जो भी आएगा तुम्हें इस कॉपी पे एंट्री लेनी है, उसका फेस तुम्हें इस टैब से स्कैन करना है, या फिर कोई स्कैनर लगा हुआ वहां पे स्कैन कराना है, एंड देन उसकी एंट्री करके उसको अंदर मीटिंग रूम में बैठाना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ऐसे ही किसी लेस क्रिटिकल काम में मैं कोई एमबीए वाला पर्सन बैठा देता हूँ, एमबीए करके आया है and he is having an experience of maybe 4 to 5 years, 4 से पहली बार तो ऐसा बंदा आपको इस रोड पे ज्वाइन नहीं करेगा, पैसों की जरूरत है बहुत ज्यादा, डायर नहीं, मतलब चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, वो ज्वाइन कर भी जाता है, बट मार्केट को उसकी वैल्यू पता है, वो आगे जाके एक महीना बहुत ज्यादा अगर टिक गया तो 1 महीना टिक जाएगा, उसके बाद इवेंचुअली ही विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन एक है क्योंकि वो बोर आउट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने लेस डिफिकल्ट जो वर्क है, लेस क्रिटिकल जो वर्क है, उसमें आपने हाई एबिलिटी वाले किसी पर्सन को असाइन कर रखा है। इस पर्सन की एबिलिटी हाई है, पर्सन इजीली किसी आपके टीम का टीएल बन सकता है, एसएस मैनेजर बन सकता है, और मे बी एटलीस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव बन सकता है। उससे आप बोल रहे हो नहीं भाई तुम गेट में बैठो, आते जाते लोगों के एंट्री लो, तो बोर हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं, जहां पे काम बहुत डिफिकल्ट है, काम है मेरे लिए कंपनी का रोड मैप डिफाइन करना है, अगले 1 साल का रोड मैप क्या होगा कंपनी का, वो डिफाइन करना है। उसके लिए मैं किसी लेस कैपेबल, लेस जिसकी एबिलिटी कम है, ऐसे किसी पर्सन को यहाँ पे बैठा देता हूँ। काम क्रिटिकल है, काम डिफिकल्ट है, वहां पे अगर मैं लेस कैपेबल आदमी को बिठाऊंगा ना, तो क्या होगा, ये वाला सेक्शन आप देख लो, बर्नआउट, यानी वो पर्सन जो है वो काम अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, एक टाइम के बाद भाई ये मेरे लेवल का काम है, मुझसे ये होगा ही नहीं। तो इस वजह से ना वो उस रोल पे सर, भाई काफी बार आपने देखा होगा, बहुत सारे आप अगर अपने क्लाइंट से बात करते हो, बहुत बार बोलते हैं कि भाई मैंने तो सीवी देख के हायर किया था, सीवी में तो बहुत सीवी देखा, सीवी में लिखा हुआ था भाई बहुत कैपेबल है, वो लाके उन्होंने सबसे क्रिटिकल रोल जो है उसमें बैठा दिया, वो लॉन्ग टाइम तक उसमें सर्वाइव ही नहीं करता है। वो थोड़े दिन उसमें सर्वाइव किया उन्होंने, जैसे जैसे पूरा अपना मेहनत करके थोड़े दिन सर्वाइव करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली लॉन्ग रन में वो उस रोल के लिए बने ही नहीं, उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बर्नआउट हो गया, या तो परफॉर्मेंस ना आने की वजह से कंपनी उसको निकाल देती है, या फिर वो खुद ही उस रोल पे अपने आप को जब जस्टिफाई नहीं कर पाता, रिजाइन करके निकल जाता है, आपका एट्रिशन बढ़ जाता है। अब ये चौथा वाला सेगमेंट जो एक छूट गया हमारा, स्टैंड आउट, ग्रीन कलर का आप दिख रहा होगा यहाँ पे,
इस पे हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हाईली क्रिटिकल मेरा जो रोल है, हाईली डिफिकल्ट रोल है, उसके लिए हाईली कैपेबल पर्सन को लगा रहा हूं, कंपनी का सीएक्सओ लेवल का पर्सन जो हाईली ट्रेन्ड है, हाईली नॉलेजेबल पर्सन है, जो 20 साल का एक्सपीरियंस लेकर आता है, उससे मैं बिजनेस का रोड मैप बनवा रहा हूं। मेक सेंस? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सेगमेंट ऐसे हैं जो रेड और ग्रीन में है। ये दोनों सिचुएशन अच्छे हैं, सबसे कम क्रिटिकल काम, सबसे कम कैपेबल आदमी चलेगा, सबसे क्रिटिकल काम, सबसे ज्यादा कैपेबल पर्सन चलेगा। ये दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन। प्रॉब्लम तब आता है जब काम क्रिटिकल है, काम डिफिकल्ट है और लेस कैपेबल पर्सन को आप दे देते हो तो बर्नआउट होता है, और काम जो है वो डिफिकल्टी उसका कम है बट आपने उसमें कोई हाईली स्किल्ड पर्सन, हाईली कैपेबल पर्सन, उसको आपने वो काम दे रखा है, तो वहां पे वो पर्सन बोर आउट हो जाएगा। वो उस काम को ऐसा लगेगा कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली ही विल लीव। इस वजह से जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो, जब कहते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जब कहते हैं कि एम्प्लॉय मेरे यहाँ उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको बोलो भाई क्या आपने डिफिकल्टी एबिलिटी मैट्रिक्स या क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज किया है? मोस्टली 100 में से 90 आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे ना वो बोलेंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये किस तरीके से करना है। उनको लग रहा है कि भाई सीवी में लिखा हुआ है, उसने सीवी आज के दिन में आप अपने मतलब प्रोस्पेक्ट को क्लियरली ये समझाओ कि सर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि आपको प्रॉपरली उसके स्किल सेट को जज करना नहीं आ रहा है या फिर आपके एचआर को नहीं आ रहा है। और एलएफपी में ना विवेक सर लाइव स्टेज पे दिखाते हैं ये चीज कि किस तरीके से इंटरव्यू में आपको सवाल पूछने चाहिए। हमारे पास एलएफपी के मैनुअल पे क्वेश्चंस है, कौन कौन से सवाल आपको पूछने चाहिए जिससे आप एक एम्प्लॉय की सही कैपेबिलिटी को गेज कर सकते हो, सही कैपेबिलिटी को पता कर सकते हो कि हायर ये बंदा कितना कैपेबल है मेरे लिए, कौन से रोल पे हायरिंग करने के लिए, किस लेवल पे हायरिंग करने के लिए क्या देखना चाहिए, वो विवेक सर वहां पे लाइव इवेंट में बताते हैं। एनीवेज, तो ये भी चीज आप उनको बताओ और उनको बोलो कि भाई अपना क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स को थोड़ा सा लेके बैठो, इस पे अपने एम्प्लॉयज को सेट करो कि कौन किस रोल पे। अगर कोई भी बर्नआउट या बोर आउट वाले जोन पे है उन पे वर्क करो। उनको देखो बर्नआउट वाले जोन पे यानी मैं लेस कैपेबल आदमी से बहुत ज्यादा अच्छा काम करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करा रहा हूँ, तो या तो उसे ट्रेन कर सकता हूँ या उसका जॉब रोल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। जो बोर आउट वाला सेगमेंट है यानी हाईली कैपेबल कोई पर्सन, उससे मैं छोटा मोटा काम करा रहा हूँ, तो उसे फिर ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, उसे मुझे प्रमोट करना ही पड़ेगा किसी अच्छे रोल पे जहां पे वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सके। मोस्टली ये एक रीजन है जिसकी वजह से एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बहुत डाउन जाता है, तो इस पे वर्क करना है। एक चीज मैंने और बताई थी कि इस फ्रेमवर्क में हम लोग देखेंगे कि ए कैटेगरी कैंडिडेचर क्या होता है, ए कैटेगरी कैंडिडेचर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती, तो दोस्तों 4 चीजें हैं इसमें। 4 चीजों को अच्छे से समझिएगा। बेसिकली हो सकता है कुछ जगहों पे आपको लगे सिमिलरिटीज है, मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का पूरा। अगर कोई डाउट है आई विल ट्राई एग्जांपल के साथ उस चीज को एक्सप्लेन कर। अब सबसे पहले 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट आता है स्किल। बंदे को काम करना कितना आता है, काम करने के लिए कुछ हो सकता है कोई टूल्स की नॉलेज चाहिए हो सकता है उस काम का एक्सपीरियंस हो सकता है उस काम का थ्योरेटिकल नॉलेज हो, बट उसके पास उस काम को करने के लिए स्किल है या नहीं, क्या उसे वो काम आता है या नहीं। दूसरा विल पावर। चलो काम आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है, बट उस बंदे की सीखने की बहुत इच्छा है, बट देन आपको यहाँ पे एक बैलेंस चाहिए। अगेन जब आप हायर कर रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट्री एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है, बस स्किल विल के बेसिस पे आप किसी को हायर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ साथ मल्टीपल चीजें और देखनी होती है जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन जब आपका क्लाइंट डायरेक्टली में जब अटेंड करेंगे, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, वो इंटरव्यू लेने का सही तरीका देखेंगे, तो वहां पर उनको पता लग गया। वापस आते हैं कि स्किल पहले हो गया, काम करने की शक्ति, काम करने की एबिलिटी, काम करने की कैपेबिलिटी, काम आता है या नहीं। वेल काम सीखने की चाह,
क्या अगर उसे नहीं आता है तो वो सीखने की इच्छा रखता है वो पर्सन, स्किल और विल। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल। मैं जिस रोल के लिए इस पर्सन को देख रहा हूं, जिस रोल के लिए इस पर्सन को देख रहा हूं, क्या वो उस रोल में खुद को जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। दैट मीन्स आप उसके स्किल को रोल, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर रहे हो, क्या उस रोल पे उसका पोटेंशियल है या नहीं। कोई पर्सन है जिसका स्किल बहुत अच्छा है ना, वो जो काम करता है वो काम उसे सबसे ज्यादा आता है, और उसकी विल पावर इतनी अच्छी कि विवेक सर, ये एग्जांपल विवेक सर एलपी में बताते हैं कि भाई मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी ना स्किल पावर बहुत अच्छी है, जो काम मैंने उसे दे रखा है उस काम में उससे बढ़िया कोई है ही, उससे बढ़िया कोई इंसान वो काम कर ही नहीं सकता, मेरा तो ये मानना है। स्किल में उससे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, विल पावर, उसे भाई ड्यूटी उसकी 8 घंटे की होती है ऑफिस, 8 घंटे की जगह कभी कभार अगर कुछ थोड़ा बहुत कोई और लेट हो जाए तो 12 घंटे तक काम कर लेता है। विल पावर तो इतना ज्यादा है उसमें। और सुबह आने को बोलोगे 10 बजे, आएगा 9 बजे, शाम को जाने को बोलोगे 7 बजे, जाएगा 8 बजे। तो दिन में 2 घंटा तो वैसे खुद से एक्स्ट्रा काम करता है, इतना विल पावर है इस बंदे में। क्या मुझे उसको कंपनी का सीएक्सओ लेना चाहिए? क्या मुझे, अच्छा चलो सीएक्सओ नहीं, मैं किसी भी एक हमारा सर्विस डिपार्टमेंट उठा लेता हूँ, उस सर्विस डिपार्टमेंट का हेड बना देता हूँ। So do you think it is feasible? Do you think this is right to do that? The answer is अभी भी हमारे पास सही इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते। तो एक सर कहते हैं, मैं बात कर रहा था अपने जो वॉचमैन है, अपने जो गेटकीपर है, उनकी बात कर रहा था। उन भाई साहब का स्किल बहुत अच्छा है, पिछले 10 साल से काम कर रहे, 10 साल में एक भी अननोन बंदे को अंदर नहीं घुसने दिया उन्होंने बिना एंट्री करे। दूसरा, चेकिंग बढ़िया कर लेते हैं। तीसरा, 12 घंटे 16 घंटे ड्यूटी बोलोगे, 16 घंटे खड़ा होकर ड्यूटी कर लेगा वो इंसान। दैट मींस स्किल और विल हाई है, बट जिस रोल के लिए मैं उसे देख रहा हूं उस रोल के साथ उसके स्किल जो है वो मैच नहीं करता, जिसके वजह से उस रोल में उनका जो पोटेंशियल है वो कम है। चलो पोटेंशियल समझ आया। अब समझते हैं आखिरी वाला, दैट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में क्या आता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या हायरिंग के टाइम पे भी देखते हैं कि जिसे मैं हायर करने जा रहा हूं उसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। अब जरूरी नहीं खराब रहो, हो सकता है उसका प्रायर, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के लिए हायर कर रहा हूं, हो सकता है उसका प्रायर जहां पे उन्होंने काम किया है वहां पे उनका सेल्स का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, सेल्स का उनका आउटकम भी उतना अच्छा नहीं है। पर अगर स्किल, विल, पोटेंशियल, अगर मैं इंटरव्यू में सही सवाल पूछता हूँ, मैं पता करता हूँ कि उस बंदे में सेल्स को कितना समझता है, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दूसरा कंपनी जहां पे वो काम करके आया है वहां पे प्रोडक्ट में ही दम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोचिंग का काम है, ठीक है, बिजनेस कोचिंग का काम है, और मैं सेल्स पर्सन हायर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सेल्स पर्सन हायर जिससे कर रहा हूँ वो मेरे को बोल रहा है, सर मेरा XYZ कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरा एक्सपीरियंस है, 3 साल मैंने काम किया है। अच्छा, मैंने पता किया कि XYZ कंसल्टेंसी सर्विसेज में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब था, वो महीने का 50,000 रुपए का सेल करने में भी उसको नहीं हो रहा था, वो चीज नहीं कर पा रहा था। दैट मीन्स हो सकता है उसका परफॉर्मेंस खराब है, बट मैंने इंटरव्यू में क्या पता करने की कोशिश करी, उसका स्किल क्या है, उसे माल बेचने का तरीका कितना आता है। अगर मैंने मुझसे बोला कि भाई मैं तेरे को 15 दिन का ट्रेनिंग पीरियड दूंगा, अगर ट्रेनिंग पीरियड में अगेन ऐसा तो नहीं है मैं सैलरी नहीं दूंगा, बट मैं उसे बोल रहा हूँ भाई ट्रेनिंग पीरियड में 15 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, तेरे को 15 दिन इधर रहेगा, सीखना है। अगर 15 दिन बाद ट्रेनिंग में तेरा परफॉर्मेंस अच्छा आया, ट्रेनिंग के बाद जो असेसमेंट होगा, मतलब असेसमेंट पर परफॉर्मेंस अच्छा आया, तभी तेरे को हायर करूंगा, नहीं तो भाई वही सब है और पैसा नहीं मिलेगा इस 15 दिन का। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे बैकआउट कर जाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल बंदे मिलेंगे, बोलेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे 15 दिन का पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, मेरे को 15 दिन का मेरे को ट्रेनिंग दे दो, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ट्रेनिंग का जब भी आप टेस्ट ले लो मैं उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया ही करूंगा। या फिर वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है आप ट्रेनिंग करा दो, इवन इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड,
स्टिल मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग मेरे को मिल जाएगा 15 दिन को, विच इज फाइन। अभी वो आपने सुना होगा जोमैटो का, वो अपने ऑफिस में हायरिंग कर रहे थे, मोस्ट प्रॉब्ली ईए का रोल निकाला था उन्होंने, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीईओ। उन्होंने क्या बोला कि भाई जो यहाँ पे आएगा उसे पहले शायद 10 लाख के आसपास ऐसा कुछ अमाउंट उन्होंने बताया था, उतना अमाउंट पहले देना पड़ेगा। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं देना पड़ेगा, बट उन्होंने पहले ऐड किया कि इतना पैसा देना पड़ेगा। रीजन इज टू अंडरस्टैंड इफ समबडी इज रियली विलिंग टू वर्क, उसका विल पावर समझ। जो बंदा ये बोलेगा कि मैं मेरे पे पैसा नहीं है, बैंक से लोन लेकर 10 लाख रुपए डाल दूंगा, पर मेरे को इस रोल पे काम करना है, क्या समझ आता है कि भाई बंदा रिस्क लेने, लाख रुपए का लोन लेने को जो तैयार है, भाई वही फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसके ऊपर, बट वो चीज करने को तैयार है इस रोल के लिए। दैट मीन्स वो इस रोल पे आना चाहता है, दिल से आना चाहता है, वो इस रोल पे कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है। दैट शोज द विल पावर। अब अगर विल पावर इतना हाई है और उसे मैं ट्रेन कर सकता हूँ, तो उसे मैं हायर करके गाइड करके धीरे धीरे आगे की उसका जो रोडमैप है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो 4 चीज, स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस। जहां पे परफॉर्मेंस जो है वो अगर कम आया है पहले किसी वजह से, तो थोड़ा सा उसको हम एक्सेप्शनल मान के चल सकते हैं, बट देन वो क्यों कम आया है, कहाँ पे चैलेंजेस थी, वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मैं हायर कर रहा हूँ एक्सवाईजेड कंसल्टेंसी से, बड़ा बिजनेस या फिर मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं तो कोचिंग के कोर्सेज में सेल करता हूँ, बट परफॉर्मेंस सही नहीं था। क्यों? मैंने थोड़ा सा जब डिग डीप किया तो मेरे को पता लगा कि भाई एक्सवाईजेड कंसल्टेंसी जो है ना, उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है और उसका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत प्रीमियम है। वो एक कंसल्टेंसी सर्विस 15 लाख का बेचता है, राइट? और जो ऑडियंस बेस है वो 15 लाख रुपए एक कंसल्टेंसी के लिए देने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस खराब है, बट उसे माल बेचना आता है, स्किल है, विल है सीखने का, पोटेंशियल भी है उसे इस फील्ड में ग्रो करने का। तो परफॉर्मेंस को मैं थोड़ा सा नेग्लिजिबल समझ के इग्नोर कर सकता हूँ। बाकी तीनों चीजों पे उसको अच्छे से अगर वो स्टैंड आउट कर रहा है, तो देन आई कैन कंसीडर हिम टू बी ए कैटेगरी कैंडिडेट। इसके अलावा जहां पे हमने एक बार एक फ्रेमवर्क किया था कि हाउ टू हायर एंड ऑल, उसमें 2-3 क्वेश्चन और थे, है ना? कंपनी कल्चर के साथ, विजन के साथ अलाइन है या नहीं, किस तरीके का पर्सन है, ग्राउंड लेवल का जाके भी काम करना हो तो करेगा या नहीं, या फिर चेयर कल्चर वाला पर्सन। तो ऐसे 3-4 सवाल और है जिससे ये पता चल जाएगा मेरे को कि मेरा जो एम्प्लॉय जिसे मैं हायर करने का सोच रहा हूँ, जिसे मैं ग्रोथ देने का सोच रहा हूँ, मे बी वो सही में वो चीज डिजर्व करता है या नहीं, क्या वो सही में उस रोल को जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं। तो ये मैट्रिक्स और स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, ये 4 चीजों पे हमें देखना है। अब फ्रेमवर्क देखते हैं क्रिटिकलिटी एनालिसिस नहीं होता कैसे है। सबसे पहले राइट डाउन द नेम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिपार्टमेंट, मेरा सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे यहाँ पे सेल्स, राइट? राइट डाउन द मोस्ट क्रिटिकल 5 एक्टिविटीज ऑफ द मेंशन्ड डिपार्टमेंट। अब उस डिपार्टमेंट की 5 सबसे ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है? 5 सबसे ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि लीड जनरेशन, फॉलो अप, लीड को फर्स्ट इंट्रोडक्टरी कॉल, पेमेंट लेना, ऐसे 4 या 5 मैंने टास्क डिफाइन कर लिए कि ये 4-5 टास्क ऐसे हैं जो मेरे इस डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अब उस क्रिटिकलिटी के लिए, उस क्रिटिकल चीजों को हैंडल करने के लिए 5 कैपेबल पर्सन भी मुझे चाहिए। तो कैपेबिलिटी एनालिसिस में मुझे 5 लोगों का नाम लिखना है, 5 लोगों का नाम जो मुझे लगता है इस रोल को, इस वर्क को जस्टिफाई कर सकते हैं, इस काम को हैंडल कर सकते हैं। नाम लिखने को उनके स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, ये 4 चीजों को उनको मुझे रेट करना है 1 से लेकर 10 तक के स्केल में। एंड आई नीड टू जस्टिफाई कि अगर मैंने किसी को 10 दिया है तो क्यों दिया, अगर मैंने किसी को 1 दिया है तो क्यों दिया। जिस पर्सन का स्कोर इन 4 चीजों पे सबसे हाईएस्ट आ रहा है, ओवरऑल टोटल स्कोर जिसका हाईएस्ट आ रहा है, आई कैन कंसीडर दैट पर्सन टू लीड दिस थिंग। उसको मैं स्पेसिफिक रोल, जो मैंने 5 क्रिटिकल रोल लिखे थे, वहां पे मैं उसे असाइन कर सकता हूं, ताकि मेरा जो वर्क फ्लो है डिपार्टमेंट का वो अच्छे से मेंटेन रहे। मैं किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि जिनका प्रायर एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है, जिनका उस रोल पे पोटेंशियल भी अच्छा है, स्किल विल अच्छा है, ऐसे किसी पर्सन को उसमें डाल रहा हूं जो उस डिपार्टमेंट को ग्रो करने में
मुझे मदद कर सकता है और वो उसके लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइंड है। तो ये हमारा पहला फ्रेमवर्क था। सबसे इसका इसका बहुत डिटेल में थोड़ा सा घुसने की कोशिश करी हमने इसमें, बट एक बेसिक लर्निंग इसका ये है, स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, ये 4 चीजें मेजर हायरिंग के टाइम में हमें देखनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, कभी भी लेस क्रिटिकल काम में लेस आई मीन हाईली कैपेबल पर्सन को या हाईली क्रिटिकल काम में लेस कैपेबल पर्सन, लेस क्रिटिकल काम है लेस कैपेबल पर्सन से करेगा, हाईली क्रिटिकल काम है तो हाईली कैपेबल पर्सन उस काम को हैंडल करेंगे। ये कोर लर्निंग है इस फ्रेमवर्क का। आगे बढ़ते हैं ईसॉप पे। नाउ चलो भाई, कल्चर बना लिया मैंने, कंपनी में हाई परफॉर्मिंग टीम बना ली, बट मेरे एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, या फिर हो सकता है मुझे, मेरा स्टार्टिंग लेवल है, मुझे अभी हायरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं हायरिंग नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। हायरिंग करने में प्रॉब्लम क्या आती है? हायरिंग करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आता है कि कंपनी के पास रेवेन्यू अभी है नहीं, और मैं जब जाता हूँ लोग मेरे से ये कहते हैं कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, मैं ऑलरेडी कहीं पे 12-15 लाख के पैकेज पे समवेयर काम कर रहा हूँ, जो 15 पे है वो कुछ भी नहीं तो 18 लाख का डिमांड तो करेगा आपसे। 20% इज नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड है। 18 लाख तो वो आपसे डिमांड करेगा। अब वो 18 लाख आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप नहीं दे सकते, वो आपकी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय, उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो इसके लिए आता है ईसॉप, कंपनी का शेयर बेसिकली, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं हम इससे। तो इसपे क्या आता है, क्यों करते हैं हम? एम्प्लॉय एट्रिशन रिड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, लॉन्ग टाइम तक काम करे, लेसर कॉस्ट पे हायरिंग करने के लिए, कम खर्चे में हायरिंग कैसे करें, टू मेक एम्प्लॉयज योर पार्टनर। भाई एम्प्लॉय जब तक मेरा एम्प्लॉय बन के काम करेगा ना, वो सैलरी के लिए काम करेगा। एम्प्लॉय जब मेरा पार्टनर बन जाएगा ना, तो वो कंपनी के लिए काम करेगा, क्योंकि अब कंपनी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, कंपनी गिरेगा तो भी गिरेगा। And then the last one is to reward the best performing employees. अब ये ईसॉप आखिर होता क्या है, थोड़ा वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नई कंपनी खोली एबीसी कंसल्टेंसी, ठीक है। अब एबीसी कंसल्टेंसी में मुझे एक मे बी मैं एग्जाम्पल लगा, मुझे ट्रेनर हायर करना है और मैं विवेक सर के पास जाता हूँ। विवेक शर्मा सर आपके नेटिव्स के ट्रेनर ऑफ रीजनल ट्रेनिंग है। मैं सर के पास आता हूँ, मैं विवेक सर को कहता हूँ सर मैंने ना नई कंपनी खोली है एबीसी कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहां पे मैं बिजनेस कंसल्टेंट्स को ट्रेन करने के लिए मुझे ट्रेनर की नीड है। आपके पास ट्रेनिंग का 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप आ जाओ सर मेरे पास, मेरे यहाँ पे काम करो। तो वो मेरे को क्या बोलेंगे, वो मेरे को अपना बताएंगे कि भाई मेरी एक्सवाइजी सैलरी है, तुम मुझे एक्सवाइजी प्लस 30% दे दो। नाउ मैं अभी बिगिनिंग लेवल पे हूं, विवेक सर 15 साल के एक्सपीरियंस का साथ आता है। 15 साल के एक्सपीरियंस पे जो सैलरी वो ऑलरेडी रिसीव कर रहे होंगे या जो उनका डिमांड होगा, वो मेरे लिए फुलफिल करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा तो भाई प्री रेवेन्यू स्टेज है, अभी एक पैसा मैंने कमाया नहीं है, और वो मेरे से बोल रहे हैं कि भाई मेरे को साल का 60 लाख का पैकेज चाहिए, वो मेरे लिए देना पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सर को बोलूंगा सर मैं ना आपको अभी इतना सैलरी तो नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे कंपनी का ग्रोथ रोड मैप है। आज मेरा कंपनी आज शुरू हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, मैंने अपने जेब से 10 लाख रुपए लगाए, बट ये अगले 5 साल का रोड मैप देखो। 5 साल का पूरा मैं समझाऊंगा सबको, सर 5 साल में मेरे ये 10 लाख ना कुछ भी नहीं तो भी 50 करोड़ का बिजनेस बनेगा, द बेयर मिनिमम। और उसका प्रॉपर रोड मैप, मैं कैसे कैसे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने बताया। 50 करोड़ का बिजनेस बनेगा सर उस पर मैं ना आपको 1% का स्टेक दे सकता हूँ, 1% का आपको शेयर होल्डिंग दे सकता हूँ, 1% का आपको ईसॉप दे सकता हूँ। ना जब मैं 1% का ईसॉप बोल रहा हूँ, कर लो कैलकुलेट, आपका कितना बन रहा है, 50 लाख रुपए का बन रहा है वहां पे। या फिर जिनका डिमांड हाई होगा उस केस में मैं 1% की जगह 2% इस तरीके का ऑफर कर सकता हूँ। सो इट्स बेसिकली मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे मेरा कंपनी बढ़ेगा आपका भी पैसा जो है वो बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स मैं आपको सैलरी देता रहूंगा, इवेंचुअली मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा कि भाई आज से 1 साल बाद जब मेरे पास रेवेन्यू स्टेज अपना आ जाएगा, रेवेन्यू में बिल्डअप कर लूंगा, तो मैं आपको रेवेन्यू का इतना % दे सकता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सैलरी इतना कर दूं। बट देन 5 साल के लिए
मेरा रोड में भी है, मैं आपको 1% का स्टेक दे रहा हूँ, 50 लाख का आपको स्टेक दे रहा हूँ। अब वे सर जी जान लगा के मेरे साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इसने 50 करोड़ की कंपनी बना ली अपने दम पे तो मेरा 50 लाख है। मैं अगर इस कंपनी को मेरी तरफ से फुल एफर्ट डाल के इसका डबल बना दूं 5 साल में, फिर तो कंपनी 1 करोड़, 100 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ मेरा। तो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू होता है, वो अपने तरफ जी जान लगा के इस पर काम करते हैं। नाउ ही इज नॉट एन एम्प्लॉय फॉर मी, वो मेरे कंपनी का हिस्सा है, वो मेरे लिए मेरे पार्टनर है, 1% का हिस्से, बट ही इज नाउ माय पार्टनर इन दिस कंपनी। जो मेरे साथ जितना तेजी से मैं भाग रहा हूं उतने तेजी से वो भी भागेंगे, ताकि वो इस कंपनी को ग्रो करा सके टू गेट दैट 1 CR इन हिज बैंक। जब मेरी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी उस टाइम पे हो सकता है मैं 1 करोड़ का 100 करोड़ का काम कर रहा हूँ, उस टाइम पे हो सकता है मुझे उसकी वैल्यूएशन जो है 10x मिले। अगर 10x मिल रहा है तो उनका भी तो 1 करोड़ का 10x मिल रहा है ना, उनको भी तो 10 करोड़ रुपए बन रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको यूज करके बहुत बड़ी कंपनीज आज के दिन में जो है उन्होंने स्टार्टिंग के डेज में हायरिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज करी थी। अभी एक कंपनी है फ्रेशवर्क्स, यूएस की कंपनी है, वो जब लिस्टिंग हुई थी ना उसके 500 से ज्यादा एम्प्लॉय, मोर देन कंपनी, वो मिलियनर बन गए थे जस्ट बिकॉज उनके पास स्टेक था, उनके पास कंपनी का ईसॉप था। बट अब ईसॉप देने का एक तरीका है, मैं विवेक सर को ईसॉप दे देता हूँ। विवेक सर मेरे पास आए, बोले ठीक है भाई मैं ईसॉप के साथ 1% के साथ काम कर लूंगा, 50 लाख रुपए की ईसॉप मेरे को मिल रही, ठीक है। और 50 लाख रुपए को मैं क्वांटिफाई कर देता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स पे, मैं कहता हूँ मेरा एक शेयर का वैल्यू जो है 1 ही रुपए रखता हूँ, मैं 50 लाख शेयर्स आपको एलोकेट कर रहा हूँ। अब 50 लाख स्टॉक या शेयर्स पे जब उनको एलोकेट कर रहा हूँ तो फिर कहानी क्या है बेसिकली, अगर मैं पहले ही दिन हायरिंग करते टाइम उनको बोल देता हूँ कि सर ये लो 50 लाख की शेयर, मैंने लिख दिया पेपर पे 50 लाख रुपए की शेयर्स एलोकेटेड टू विवेक सर, तो परसों मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। आज ज्वाइन किया, कल का दिन रुके, परसों उन्होंने डिसाइड डाल दिया कि भाई मेरे को नहीं करना आपके साथ। बट मैं वो 50 लाख जो मैंने उनको दिया है वो वापस कैसे लूंगा? तो इसलिए इस चीज को स्टेज में डिवाइड किया जाता है, इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं। सबसे पहले मैं जो मेरा 50 लाख रुपए का शेयर है उससे मैं डिवाइड कर दूंगा 5 साल में। बोलो सर 50 लाख तो ठीक है, पहले साल आपको 5 ही लाख मिलेंगे, ठीक है, पहले साल 5 लाख मिलेंगे, दूसरे साल 8 लाख मिलेगा, तीसरे साल 12 या 15 लाख मिलेगा। इस तरीके से करके मैं 5 साल में उसको डिवाइड करूंगा। सबसे मोटा अमाउंट जो है वो रहेगा फॉर एग्जांपल 20 लाख का, वो मैं लास्ट ईयर के लिए रखूंगा 5वें साल के लिए। अब इससे होगा क्या, जो पर्सन कहीं पे 50 लाख का नौकरी छोड़ के मेरे पास आ रहा है वो बस 5 लाख लेके तो मेरे यहाँ से छोड़ के जाना से रहे, he will wait for that 50 lakh and that too 50 लाख को 1 करोड़ कैसे बनाया, उससे 10x का वैल्यूएशन देके 10 करोड़ तक कैसे बनाया, वो उनका गोल होगा। तो 5 साल के लिए तो मुझे कंफर्म है कि सर मेरे को छोड़ के नहीं जा रहा है, मेरे साथ जुड़ के काम करेंगे, मेरा पार्टनर बनके काम करेंगे। तो मुझे सबसे पहले उसे डिवाइड करना है मल्टीपल सेक्शंस। मुझे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कैसे कैसे कितना अमाउंट लिक्विडेट कर सकते हो वो बताना है उनको। और देन इसके साथ साथ मुझे कुछ प्रोसेस और रखते हैं कि वो अगर छोड़ के चले जाते हैं, कौन कौन से सिनेरियो में छोड़ के जाने पे वो उसको एनकैश करा सकते हैं, वो उस चीज को एनकैश नहीं करा सकते, किस केस में उनके सारे शेयर जो है वो मैं रिवोक कर सकता हूँ। तो वो सारे क्लॉजेस होते हैं। नाउ दैट वो क्लॉजेस मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो क्लॉजेस जो बताएंगे वो सीए बताएगा, ठीक है। वहां पे सीए आपके लीगल कंसल्टेंट है, वो बैठते हैं उसको ड्राफ्ट करते हैं पूरा एग्रीमेंट जो है, और ड्राफ्ट करके उसके बेसिस पे नंबर ऑफ ईसॉप, एक आपने मान लो कंपनी का 10% है, 10% का आपने ईसॉप पूल बनाया, 10% यानी 100 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ का ईसॉप पूल है। उस 10 करोड़ रुपए को आप कैसे 10 करोड़ की ईसॉप पूल को कैसे किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका कॉल है। वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने ईयर्स के टेन्योर में डिवाइडेड होगा, हर ईयर में कितना मिलेगा, वो आप सीए के साथ बैठकर डिफाइन कर सकते हैं। पर उसमें जब मैं ये कहता हूँ वो आपका कॉल है, एट द सेम टाइम यू नीड टू जस्टिफाई दैट
ठीक है, मोटा मोटा हम दो चीज कहते हैं कि या तो वो बंदा आपका खर्चा कम कर रहा हो, या तो वो बंदा आपका प्रॉफिट बढ़ा। मेजरली ये दो चीज हम देखते हैं। इसके अलावा हो सकता है कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहा हो सकता है बिजनेस स्केल अप में कोई हेल्प किया हो सकता है बड़े लंबे वक्त से आपके साथ जुड़े हुए हो, 5 साल 10 साल से आपके साथ काम कर रहे हो, तो उस केस में भी ईसॉप दिया जा सकता है। बड़ा बिजनेस है, जब ईसॉप डिस्ट्रीब्यूट किया था ना पहली बार, तो जो बाहर गार्डनिंग का काम करते हैं हमारे, उनको भी ईसॉप एलोकेट हुए। जो सीएक्सओ लेवल के थे, पार्टनर लेवल के थे, उनको तो ईसॉप मिला है। जो गार्डनिंग का काम करते हैं उनको भी ईसॉप मिला। रीजन, वो अपने काम में परफेक्ट थे। वो मोर देन 6 इयर्स बड़ा बिजनेस के साथ शायद वर्क कर चुके थे, 5 और 6 इयर्स ऑलमोस्ट वो वर्क कर चुके थे बड़ा बिजनेस के साथ, जिसके वजह से उनको ईसॉप असाइन हुआ। वो बहुत लॉयल एम्प्लॉय थे, वो सारी टाइम के गाइडलाइंस वगैरह को फॉलो कर रहे थे, किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है। उनका काम जो है वो एकदम, मतलब उस काम में किसी को भी आज तक गलती नहीं मिली, तो इसके वजह से उनको भी ईसॉप मिला। तो ये नहीं है कि मुझे बस मेरे सीएक्सओ लेवल, मेरे सीएक्सओ -1 लेवल जो है सीनियर मैनेजमेंट है, उसी को देना है। जो भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, उसको ईसॉप पूल में रखा जा सकता है। फ्रेमवर्क देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीज सेल्स, जो आपके सेल्स बढ़ाने में मदद कर रहा है, या आपके डिक्रीज कॉस्ट को कम कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा है। बिल्ड रेपुटेशन, अगर आपके रेपुटेशन को बिल्ड करने में, एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर के लिए पुराने एम्प्लॉय जो आपके साथ बहुत लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, इन्फोसिस जो आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो आपके बिजनेस के साथ सबसे लॉयल रह के वर्क करता है, इन लोगों को ईसॉप एलोकेट हो सकता है। इस बेसिस पे पहले तो मैं इन 6 में से क्राइटेरिया डिफाइन कर लेगी, कौन कौन से कैटेगरी में मैं ईसॉप दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि मेरे पहले दो है, इंक्रीज सेल्स और डिक्रीज कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम लिखूंगा। इन दोनों कैटेगरी में कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। मेरे पास फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोटल एम्प्लॉय काउंट जो है वो है 100 में से मैंने 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया कि इन्हें 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन दो चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये चीज सबके सामने डिक्लेयर होगी, सबके सामने ये चीज होगा, पूरे 100 लोगों के सामने ये चीज आएगी कि भाई इन लोग 20 लोगों का परफॉर्मेंस ये है। चार्ट दिखा दो एक्सेल में बना के, टारगेट ये था, अचीव ये है, कॉस्ट पहले हमारी इतनी आती थी, इस भाई साहब ने कॉस्ट को इतना कम कर दिया। दैट इज व्हाई ईसॉप मिला। अब इससे ये एम्प्लॉय आपके साथ 5 साल के लिए टिकी गए, और जिन एम्प्लॉयज को नहीं मिला वो अपने वर्क को दिखाने में लग जाएंगे। वो भी दिखाना चाहेंगे कि हाँ भाई चलो, मैं सेल्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो भी मालिक को बताऊं, मैं कॉस्ट कम करने में कितना कर रहा हूँ वो बताऊं। अगर मैं नहीं किया अभी तक कभी, तो मैं कैसे करूं ताकि मुझे भी ईसॉप मिले। और कंपनी को हमेशा एम्प्लॉयज के मन में आपकी कंपनी का इमेज ये होना चाहिए कि भाई ये कंपनी ऐसी है जो इवेंचुअली आज से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद ये कंपनी इज गोइंग टू गेट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, कंपनी का कल्चर अच्छा है, कंपनी के वैल्यूज अच्छे हैं, तो मेरे को जो पी मल्टीपल है, मेरा जो स्टॉक मार्केट में वैल्यू जो है वो मेरे को बहुत अच्छा मिल जाएगा। व्हिच मींस कि आपको इजीली आपके जो एम्प्लॉय, अभी आप देख लो कि जिनको 20 एम्प्लॉय को आपने शेयर्स एलोकेट करे, प्रोबेबिलिटी इज हाई अगर आप एक अच्छे वैल्यूएशन पे लिस्ट होते हो तो वो एम्प्लॉयज पे आपके करोड़पति बन जाए। तो ये इमेज जब आप अपने एम्प्लॉयज के सामने दिखाते हो, ये पिक्चर जब आप अपने एम्प्लॉयज को दिखाते हो, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है लंबे वक्त तक उनका आपके साथ रुक के काम करने का। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस करने पे वो फोकस करें। अपना कितना परसेंट शेयर आपके कंपनी का आप ईसॉप पूल में डालना चाहते हो, उसको कैसे, किस फेज वैल्यू पे वो डिवाइड होगा। अगेन दैट्स कंप्लीट फाइनेंस वाला थिंग, जहां पे आपके सीए जो है वो बैठते हैं, वो ये पूल आपका रेडी करके देते हैं। तो ये ईसॉप का फ्रेमवर्क था दोस्तों। ईसॉप का फ्रेमवर्क का पूरा आउटकम क्या है? ईसॉप देके एम्प्लॉय को कंपनी का पार्टनर बना लो ताकि लंबे वक्त तक वो जुड़े रहे। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे उनको रिवार्ड दो, उनको इवेंचुअली धीरे धीरे करके कंपनी का हिस्सा बना। एम्प्लॉय कंपनी का हिस्सा बना लो उन लोगों को, ठीक है। ये ईसॉप का आउटकम है। अब जाते हैं अगले फ्रेमवर्क पे, पर्सनल लीडरशिप। पर्सनल लीडरशिप का फ्रेमवर्क क्यों करना चाहिए?
एक अच्छा लीडर बनने के लिए ये बहुत बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली किस तरीके से हम सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, छोटा सा फ्रेमवर्क। एक अच्छा लीडर कैसे बने? टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। हम हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है जाता है, तो उस चीज को अब जब भाई शब्द इतने ताकतवर है तो उनको अच्छे तरीके से सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है वो। टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस इफेक्टिवली। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है उसे कैसे अच्छे तरीके से आसानी से कामली कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ये सब कहता है 5 बार ही सोचो 1 बार ही बोलो। होता क्या है, बहुत सारे फाउंडर्स तो मैंने ये चीज नोटिस करी है और इस चीज को मैं एक कमी मानता हूं बेसिकली, कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं, आपको ये पता नहीं कि कैसे सिचुएशन में किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। हम अच्छा ये ना चॉइस ऑफ वर्ड भी बहुत मैटर करता है। नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रेस्पॉन्ड। रिएक्शन जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज थॉटलेस रिएक्शन। हम सोचते भी नहीं है कि इसका आउटकम क्या होगा, ये हुआ चल मैं अभी ये करके बताता हूं। और रेस्पॉन्ड जो होता है ना, हम सुनते हैं, समझते हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे रिप्लाई का क्या आउटकम आ सकता है। कभी भी फॉर एग्जाम्पल एक मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि मेरा एम्प्लॉय हर महीने उसका सेल्स टारगेट जो है बहुत हाई है। अच्छा मैं मतलब लाइव एग्जांपल लेता हूँ। आज सुबह ही आई वाज स्क्रॉलिंग लिंक्डइन और मुझे वहां पे एक पोस्ट देखा, एक किसी पर्सन ने पोस्ट किया है कि मेरे एम्प्लॉय का मेरे पास सुबह एक दिन मैसेज आया, सुबह 8:36 पे मैसेज आया 8:36 पे कि सर मेरा बैक पेन हो रहा है, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। अब मोस्टली क्या होता है कि एक लीडर जो है वो यूजुअली ये पूछता है कि क्या इशू है, क्या आप क्यों नहीं आ पाओगे। नॉर्मली लीडर्स में ये टेंडेंसी देखी जाती है। पर उन भाई साहब ने क्या बोला, बोला ठीक है भाई, यू आर वन ऑफ आवर टॉप परफॉर्मर, अगर तुम्हें एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, भाई छुट्टी ले लो, घर बैठो आराम करो, सिंपल। जब तबीयत ठीक हो जाए मुझे बता देना, ज्वाइन कर लेना, और अगर बीच में इफ यू फील लाइक मेरी कोई भी हेल्प की नीड है, जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं मेरे तरफ से जो हेल्प हो सकता है आई विल डू दैट। क्योंकि आप यहाँ पर अकेले रहते हो तो हो सकता है आपको कुछ मतलब जरूरत हो, आई असिस्ट, छुट्टी ले। 8:36 पे उनके पास मैसेज आया, 8:49 पे उन्होंने रिप्लाई किया उस मैसेज का। 10:30 बजे उनके पास एक कॉल आता है किसी और एम्प्लॉयर से, who informs him कि सर वो जो मेरा आपके मतलब जिस एम्प्लॉय के बारे में हम बात कर रहे थे, he is no more, उसकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने वो चीज ना लिंक्डइन पे शेयर किया। बोले एक टाइम पे आई वाज समबडी जो ऐसे सिचुएशन को इस तरीके से डील करता था कि बहुत बहुत रूड है, छुट्टी चाहिए क्यों चाहिए, राइट। और आज के दिन कोई एक इंसिडेंट बोला उन्होंने कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आई अंडरस्टूड कि मुझे थॉटलेस रिएक्शन नहीं देना है चीजों पे। थॉटलेस रिएक्शन नेगेटिव इंपैक्ट लाता है। एक थॉटफुल रिस्पॉन्स, अगर मैं इस मैसेज के बाद उससे रूडली कुछ बताता और अभी अगर मेरे पास ये मैसेज आता कि हाँ 10:30 बजे मुझे पता चल रहा है दैट पर्सन डाइड, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता कि यार लास्ट मोमेंट में मैंने किसी के साथ कैसा बर्ताव किया, एंड यू नेवर नो व्हाट इज नेक्स्ट, राइट। तो उन्होंने बोला कि मेरा वो लर्निंग शायद जो मैंने कभी हार्डवेयर में कहीं से सीखी थी, दैट इज समथिंग व्हिच सेव्ड मी टुडे, जिंदगी भर के रिग्रेट्स। और थिंग इज जब भी ऐसे लीडर आप किसी से डील करते हो, नेवर एवर रिएक्ट थॉटलेसली। आपका थॉटलेस रिएक्शन बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। आपने किसी एम्प्लॉय को जो आपका टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है उसको आप थॉटलेसली कुछ आपने सुना दिया, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए, जाते जाते आपका कल्चर भी खराब कर जाए। और वहीं पे थॉटफुल रिएक्शन से वो तो खुद तो टिकेगा ही, रेफरेंस और 10 लोगों को और देगा कि भाई ऐसे सिचुएशन में भी मैनेजमेंट अच्छे से बात करे, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आज लोगों में प्रॉब्लम ये है कि लोग सुनाने के लिए सुनते हैं,
विवेक सर कहते हैं कि भाई जब कोई बता रहा होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज के दिन आप देखोगे सामने खड़ा होकर सुन रहा है, वो उस सिचुएशन को समझने के लिए नहीं सुनते, वो इसलिए सुनते हैं हाँ ठीक है पॉइंटर नोट करो, बता आगे का लाइन बता तू क्या बोल रहा है, उसके बाद बता दो, पहले सुन लेता हूं तू क्या बोल रहा है, उसके बाद तुझे बता। और जो एक्चुअली में एक इफेक्टिव एफिशिएंट लीडर है, एम्पैथेटिक लीडर है, वो कहता है बताओ बताओ पूरा सुनता हूं, पूरा समझता हूं, एंड देन आई विल ट्राई टू कम अप विद सम सॉल्यूशन। एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है, बोल रहा सर घर में बहुत तकलीफ थी, मैं भी तबीयत ठीक नहीं था। एक लीडर वो है जो इसलिए सुन रहा है हाँ हाँ सारे बहाने दे दे, सारे बहाने खत्म होने के बाद फिर बताता हूँ तुझे, घर में तकलीफ थी तो बताया नहीं, अच्छा तबीयत खराब था चल मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा। एक वो लीडर है जो इसलिए सुन रहा है अच्छा भाई घर में तकलीफ थी, क्या इशू आ गया, सेल की बातें थोड़ी देर बाद में करते हैं, घर में क्या चल रहा है ये बताओ, क्या एज अ कंपनी है, एज अ लीडर, एज अ पर्सन मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, एनी सॉर्ट ऑफ इशू इफ यू आर विलिंग टू डिस्क्लोज, अगर आपको डिस्क्लोज करने में कोई इशू ना हो, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, क्या मैं आपका कोई हेल्प कर सकता हूँ। दोनों जगह पे ना सिचुएशन कंप्लीट पलट जाएगा। एक बोल रहा है घर पे प्रॉब्लम है, तो घर का प्रॉब्लम घर पे रख के काम में क्यों ला रहा है, वो जिंदगी में कभी भी उस मैनेजर के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाया। एक बोल रहा है घर पे कोई प्रॉब्लम है तो भाई मेरे को बताना, मैं बैठा हूँ, अगर मेरे से कुछ हो सकता है क्या करूंगा हेल्प तेरी, वो वहां पे उससे दिखेगा एम्पैथेटिक अप्रोच। सर मेरी तबीयत खराब थी मैं इसलिए नहीं आ पाया। एक बोल रहा है चल मेडिकल सर्टिफिकेट ला, वहां पे उसे लग रहा है क्या यार मैं पिछले 5 साल से इस बंदे के साथ काम कर रहा हूं, मेरे को भरोसा भी नहीं करता। एक बंदा वो है जिससे वो बोल रहा है कि सर मेरी तबीयत, अरे भाई तबीयत ठीक नहीं थी कोई दिक्कत नहीं, दवाई ववाई ले रहा हूँ डॉक्टर को। हमारा क्या है बस सिंपल शब्द है, बोलने का तरीका है। कई बार हम कंसर्न होते भी है किसी इंसान के बारे में, तो हमारे शब्दों की वजह से वो चीज दिखता नहीं, वो सामने वाले को रूढ़ ही लगता है। तो किस तरीके से उस थॉटलेस रिएक्शन से हटके थॉटफुल रिस्पॉन्स, वो 5 बार सोच के एक बार बोलने वाला थॉटफुल रिस्पॉन्स कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। लीडरशिप का कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि एज अ लीडर आप थॉटलेस रिएक्शन देके अपना कंपनी का कल्चर, आपके जितने भी लोग आपके साथ है, उन लोगों के साथ आपका रिश्ता जो है उसे खराब नहीं कर सकते। बीइंग अ लीडर एक थॉटफुल रिस्पॉन्स देके आप उनको अपने साथ लंबे टाइम तक लेके चल सकते हो, एक एम्पैथेटिक लीडर आप बन सकते हो। तो जस्ट टू इवैल्यूएट द सिचुएशन, सर कहते हैं कि सबसे पहले तो ऐसा इवेंट्स लिखो आपके जिंदगी में जहां पे आपने थॉटलेस रिएक्शन दिए, कुछ हुआ है आपने थॉटलेस रिएक्शन दे दिया, अब उसका आउटकम क्या है, उसके वजह से क्या हुआ, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको झेलना पड़ा। अब वही पे उसी इवेंट पे दोबारा लिखो, और अब 5 चीजें या 4 चीजें या 3 पॉइंटर्स ऐसे लिखो कि मैं इस तरीके से वहां पे रिस्पॉन्ड कर सकता था जो मैंने नहीं किया, जो कि मेरे थॉटफुल रिस्पॉन्स हो सकते थे, मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता था वो लिखो। और अगर मैं थॉटफुल रिस्पॉन्स देता तो मेरा आउटकम क्या आ सकता था वो लिखो। बेसिकली इससे जब ये दोनों आउटकम के सेक्शन में आपको डिफरेंस दिखेगा ना, दैट इज समथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं आज के दिन मेरे थॉटलेस रिएक्शन की वजह से मैं कितने लॉसेस फेस कर रहा हूं, कितने लोगों के साथ मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, मेरे कंपनी का कल्चर किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा अपने नहीं, एक दिन में होने वाला चीज नहीं, पर धीरे धीरे करके जितना मैं उस चीज को प्रैक्टिस में लाता जाऊंगा ना, एक अच्छा लिसनर जब बनूंगा, बोलने हर कोई बोल सकता है, बट एक अच्छा सुनने वाला जो डीप लिसनिंग करे, समझने के लिए सुने, ऐसा अगर लिसनर में बन गया तो पॉजिटिव आउटकम मेरे लाइफ में, मेरे कंपनी में, मेरे टीम में क्या आ सकता है वो। ये था हमारा लास्ट फ्रेम। और आज पर्सनल लीडरशिप का एक अच्छा लीडर बनने के लिए अगर ट्रक्स बताओ, एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। थॉटलेस रिएक्शन, बिना सोचे समझे किसी को डांट फटकार करना, वो छोड़ के किस तरीके से थॉटफुल रिस्पॉन्स, यानी उसके हालात को समझ के एम्पैथेटिक तरीके से रिएक्ट नहीं रेस्पॉन्ड करना है, वो समझना। ये था पर्सनल लीडरशिप का फ्रेमवर्क। और दोस्तों ये थे आज के तीनों फ्रेमवर्क, हमारे तीनों मैन पावर से रिलेटेड है। पहला हमने मैन पावर को कैसे बिल्ड करना वो देखा,
दूसरा हमने देखा मैनपावर को रिटेन करने का तरीका, ये कम खर्चे में हायर करने का तरीका, और देन मेरी कंपनी का कल्चर ठीक रहे, मेरे एम्प्लॉयज मेरे से खुश रहे, उसके लिए मुझमें कौन सी लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए। दिस वाज द थर्ड फ्रेमवर्क। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू विवेक सर। थैंक यू सो मच अर्णवा सर। सो दोस्तों, ये था आज के फ्रेमवर्क्स का थ्री फ्रेमवर्क्स को सर ने कवर करा। तीनों ही फ्रेमवर्क जो है एचआर से कनेक्टेड है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा बिजनेस का फंक्शन होता है। और आपने देखा कि सर ने बताया कि पहला फ्रेमवर्क कौन सा था, बिल्डिंग कैपेबल मैन पावर। कि आपके कस्टमर्स अगर आपको प्रॉब्लम बताते हैं ना कि मेरी मैन पावर है, काम तो करती है लेकिन परफॉर्म नहीं करती है ना, तो प्रोडक्टिविटी कैसे मैं एनहांस करूं उनकी, उसके ऊपर कैपेबल मैन पावर के ऊपर ये फ्रेमवर्क है कि अपनी मैन पावर को कैसे मैं लोगों को कैपेबल बनाऊं। सर ने मैट्रिक्स भी शेयर करा था उसके अंदर आप लोगों के साथ में, तो वो बताइएगा, वो लर्निंग को अपने कस्टमर्स के साथ में शेयर कीजिएगा कि सर हम आपको एक फ्रेमवर्क देंगे बिल्डिंग कैपेबल मैन पावर का, जो आपको हेल्प करेगा आपकी ऑर्डिनरी टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए, उसमें आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अगर कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताता है कि मेरी मैन पावर जो है टिकती नहीं है, अच्छे टैलेंटेड लोग मैं हायर नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें ईसॉप शेयरिंग वाला जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला जो फ्रेमवर्क सर ने बताया वो आपको वहां पे हेल्प करेगा, ये बताना है आपको कस्टमर को। और तीसरा फ्रेमवर्क जो था वो था पर्सनल लीडरशिप का। देखिए, बिजनेस तो कोई भी व्यक्ति शुरू कर देता है, लेकिन एक कंपनी, कहते हैं ना, कंपनी बनाना और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, दोनों में फर्क होता है। तो जब बड़े लेवल पे आप अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन पे लेके जाना चाहते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लेके जाना चाहते हो, जहां आप चाहते हो कि आपकी कंपनी के अंदर 100, 200, 400, 500, 1000 लोग काम करें, तो एक स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लीडरशिप स्किल्स। और ये हमने देखा अच्छे बड़े मतलब जो सर ने एग्जांपल्स भी दिए ना इसके अंदर फ्रेमवर्क के जरिए, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 10, 20, 50, 100 करोड़ का है, लेकिन आज की डेट में भी उनके अंदर जो है लीडरशिप की स्किल सेट नहीं है। तो वो स्किल सेट को डेवलप करने में, वैसे तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम अपने आप में है ही, उसका नाम ही है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, है ना, जो लीडरशिप के स्किल सेट को बिल्ड करने में कस्टमर को हेल्प करेगा, सब कुछ सिखाएगा लीडरशिप के बारे में। दो चीजें होती हैं लीडरशिप के अंदर, स्किल सेट और माइंड सेट। दोनों की ट्रेनिंग जो है विवेक सर कराते 3 दिन के फिजिकल ट्रेनिंग सेशन के अंदर, और ये फ्रेमवर्क आप कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फ्रेमवर्क्स के ऊपर ट्रेनिंग। दोस्तों, एक छोटा सा टेस्ट है, वो आपको आज के सेशन का देना है वन ऐप पर बड़ा टेस्ट सेक्शन में जाके। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी कस्टमर्स आपके पाइपलाइन में हैं, जो आईडिया टू आईपीओ इवेंट में आए थे या नहीं आए थे, नाउ नेवर उनसे बात कीजिए, क्योंकि हमारे पास में अब लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो उसकी सीट्स बहुत लिमिटेड रह गई हैं। सभी कैटेगरी के अंदर बहुत तेजी के साथ में जो है सीट फिल हो रही हैं। तो ये चीज अपने कस्टमर्स को बताइए और उनको बोलिए कि जल्दी से वो डिसीजन करें और पेमेंट करो। जिन कस्टमर्स ने आपके टोकन पेमेंट दे दिया, उन कस्टमर्स को बोले कि वो फुल पेमेंट करके आगे का प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अर्णवा सर। मिलते हैं आप लोगों से रिटमिस के नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू। जबलपुर के पाटन में नृशंस हत्याकांड। गांव के ही हत्यावाद लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को किया अंजाम। भाई वो
मार दे भैया पुरानी अगर वो रह तो कैसे जो का मार गए वाह जबलपुर के पाटन में वाह पुराने दो बच्चों रही हुए अरे ये वो पिज्जा वाले कस मारे तो तेरे भैया के मार सका ये बता दो मानते ही नहीं है तुम तो खिलौना सोचा थे और मैं पागल सोचा थे कि जो मेरे घर वालों कच्छुप सीख रहा हो का है ये मैं वही चीज़ सीखूं तो जो 5 फरवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद। नागपुर सबने फोन लगाया तो वो नागपुर वाले ने लगा था नागपुर वाले ने लगाओ तो पैसा आगा हो जाता है ठीक है ना करो तब बताया कि नहीं जी करे कि नहीं तो अपन अभी फिर बाद में आगे असर का नहीं बात हुई थी तो क्या मतलब वो पहुंचा दे जब तक सब पहुंच गया पास खाता जी वो लिखित में भी रिकॉर्डिंग हुई मालूम है कि ये छिंदवाड़ा वाले जब संसद से वो पैसा ला सका थे हाँ, नहीं जो जब मैंने बोलो नहीं है ये है कि जो बनवाले जो हो जो खुद ही बनवा सका थे जो कर सका थे तो चालू आदमी नहीं है सुन उन्हें बताओ नहीं है कच्छुन बताओ मेरी मर्जी से मैंने करो ये डॉक्टर से बात हुई है हाँ वो डॉक्टर से बात कर ला हुए ने डॉक्टर ने बता दो मास्टर है भैया तो सांसद के करीब हुए जब पैसा दोगे वो पहले से बताओ मैंने कहा मैं सब करवा लूंगा जो नगद दे दिया उन्ना मैंने कहा मुझे है तो उन सोचा नगद भी देता हो जब ऐसी बात है तो 300 रुपये वापस क्या करूँ मैंने कहा बताओ 300 रुपये मांगा तुरंत ज्यादा हाँ फिर वापस करो है भगवान ते बताओ ना माइंड को घुमान मारो व्हाट इज द direction of leadership funnel program and what is direction of leadership funnel program 3 day 3 month 6 month 1 year डायरेक्शन आने का हो 3 day उज्जैन बीमारी से नागपुर में अगर भैया सतर्क रहे संक्रमित होने वालों से महिलाओं से दुगने पुरुष है बापरे मास्क लगाना चाहिए क्या होगा महाराष्ट्र में कितने बताना एक मर गो 100 के पार है केस अरे बाप रे अपन वहाँ आ गई कोई सी बीमारी है तो आ गई डॉक्टर पूना till date of many practice has attached LB and the benefit from this program. भैया स्कूल पहुंच गो सांसद तो सांसद भाजपा जिला अध्यक्ष व कलेक्टर ने शासकीय स्कूल चंदनगांव में विद्यार्थियों के साथ किया भोजन 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के सभी स्कूलों में विशेष मध्याह्न भोजन का आयोजन किया गया। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय विशेष भोज का कार्यक्रम नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदनगांव में संपन्न हुआ, जिसमें सांसद विवेक बनकी साहू, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह
व पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बच्चों के साथ खीर पूरी का स्वाद चखा। इससे पूर्व सांसद व कलेक्टर ने एक छात्र और एक छात्रा को भोजन खिलाकर विशेष भोज कार्यक्रम को शुरुआत की। प्रारंभ में उन्होंने कन्या भोजन भी किया और इस दौरान उन्होंने विद्यालय में नवनिर्मित सभा मंच का लोकार्पण भी किया। चंदन घुस गो अच्छा परसों देने है तो है ना 26 जनवरी कल ले जाओ पेपर आज जाओ है ना। रोटी खा रहे वो पिताजी रोटी खा रहे नहीं थे जो बताइए रिकॉर्डिंग कहाँ हुआ जो गाड़ी वो में आगे हुई ना। हाँ बंद करेंगे नहीं जो